Hello everybody, this side Manisha and I am here to explain about the topic the judiciary. Now आप जुडिशरी से क्या समझते हो? जुडिशरी क्या है? जे फॉर जुडिशरी एंड जे फॉर जज. लेकिन ये जुडिशरी सिर्फ मीनिंग के लिए नहीं है, बल्कि इसके बहुत ही सारे रूल्स रेगुलेशंस एंड कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को रेगुलेट एक प्रॉपर वे में रेगुलेट करने के लिए इसे लाया गया है. लाइक जुडिशरी से पहले हम क्या जानते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो जैसे हमें पता है कि लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ बनाया, बट लॉ तो बनाया, बट लॉ सही बनाया है गलत बनाया वो कौन समझाएगा? वो उसके बाद एग्जीक्यूटिव देखते हैं. एग्जीक्यूटिव ने लॉ एग्जीक्यूट कर दिया, तो एग्जीक्यूट किया, बट वो एग्जीक्यूशन क्या बस एग्जीक्यूट कर दिया? आपको घर में कुछ खाने के लिए मिला और आप खा लेते हो इजली? नहीं ना. सेम तरीका है, लॉ बन गया, लॉ एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन लॉ गलत भी तो एग्जीक्यूट हो सकता है ना. तो उस लॉ को गलत एग्जीक्यूट ना किया जाए इसलिए लाया गया जुडिशरी. क्योंकि जब तक लॉ एग्जीक्यूट होता है उसके बाद लॉ एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, वो होना मैंडेटरी है. तो जुडिशरी का मेन फंक्शन होता है कि वो जो लॉ एग्जीक्यूट किया गया है वो फॉलो अप कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे रेगुलेट प्रॉपर वे में चेकिंग पे देखना. जैसे आप ले सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है. मान लो आपके साथ कुछ गलत होता है एंड आप कोर्ट गए या फिर आपने पहले कहीं पे कंप्लेन किया, बट वहां से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वो जस्टिस आपको कौन दिलाएगा? वो जस्टिस जुडिशरी दिलाएगा. जुडिशरी के बहुत सारे रूल्स हैं. उससे पहले हम जानते हैं कि जुडिशरी का डिफिनेशन क्या है, जुडिशरी के रूल्स क्या है, जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्या है. जैसे जुडिशरी की मीनिंग की बात अगर हम करें तो जुडिशरी सिर्फ एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल सकते हम उसे. लॉज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं गवर्नमेंट, कैसे उसे लॉज को रेगुलेट करवा रहे हैं, वो सही रेगुलेट हो रहा है गलत रेगुलेट हो रहा है, वो देखता है जुडिशरी. तो जुडिशरी के जो फंक्शंस है, कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी झगड़ा होता है, मान लीजिए आपके दोनों भाई में झगड़े हो गए, दो भाई हो दो बहनें जो भी हो, झगड़े हो गए, आप किसके पास जाते हो कंप्लेन करने के लिए? मम्मा, पापा. सेम तरीके से अगर यही झगड़ा अगर किसी दो अलग पार्टी में होता है और वो पार्टी आउट ऑफ होम है या फिर कोई अननोन पार्टी है, अगर उन दोनों में झगड़ा होता है, उन्होंने जाके कंप्लेन फाइल कर दिया लॉ लेजिस्लेचर के पास या कहीं पे भी, लेकिन उसके जो फाइनल रिजल्ट होंगे, वो डिस्प्यूट को जो सॉल्यूशंस मिलेगा वो मिलेगा जुडिशरी से. तो जुडिशरी क्या है एग्जैक्ट अगर हम डिफिनेशंस की बात करें तो वो एक ब्रांच है, गवर्नमेंट का ब्रांच है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे हमें डिस्प्यूट को सही करना है, कैसे हमें डिस्प्यूट को सुलझाना है, कैसे हमें अपने न्याय सामने वाले पार्टी को न्याय देना है. तो जुडिशरी ये होता है. अब जुडिशरी से पहले आप क्या समझते हो? जुडिशरी डेमोक्रेसी है. और डेमोक्रेसी क्या होता है? लाइक हमने अपने गवर्नमेंट को खुद से ही वोट किया एंड उसे हमने गवर्नमेंट बना दिया, लेकिन बस क्या ये गवर्नमेंट भी कभी गलत कर सकती है, वो भी कौन देखता है? जुडिशरी. तो जुडिशरी अगर मेन बोले तो सबसे ज्यादा जो सुप्रीम अथॉरिटी पावर होती है वो होती है जुडिशरी के पास. तो हम इसमें अभी आगे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे डिफिनेशंस था ये, उसके रूल्स पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जुडिशरी लाया क्यों गया है. बहुत सारे भरमान टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं जुडिशरी की लेक्चर्स. जैसे लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, ये सब मैंने बता दिया है. ओवरऑल सबका काम क्या है? वो लॉ को अपहोल्ड करते हैं. अपहोल्ड का मतलब क्या है? कि जैसे हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना हमारे इंडिपेंडेंट के लिए भी नेसेसरी है. इंडिपेंडेंस चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें अपनी आजादी चाहिए घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, फ्रीडम राइट्स है हमारे पास, तो वो राइट्स जुडिशरी के पास भी है, बट वो राइट्स को देख कौन रहा है? वो राइट्स को देख रहे हैं जुडिशरी सिस्टम. ओवरऑल पूरा जो कंसेप्शन है, जो पूरा रेगुलेशन है कि कैसे क्या चलना है लॉज को, वो जुडिशरी देखता है. मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग लॉ नहीं चल रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग हम चल रहा है. वो रूल हमारे लिए बने हैं, हमारे लिए इन द मीन्स कि वो हर ह्यूमंस के लिए बने हैं. तो लॉ के अकॉर्डिंग हमें चलना है, या फिर जुडिशरी सिस्टम चलना है या एग्जीक्यूटिव सिस्टम चलना है. लॉ को एग्जीक्यूट करने से पहले भी उनको एक फॉलो अप रूल्स में रखना होता है कि हमें क्या कैसे उनको अपहोल्ड करना है. लाइक अगर हम अभी आगे देखें तो इंटरफेरेंस होता है कभी कभार, किसी गवर्नमेंट का भी इशू होता है, तो वो सब जो है वो जुडिशरी फंक्शंस के अराउंड, जुडिशरी के रूल्स के अराउंड ही क्या होते हैं, सही किए जाते हैं. जैसे जुडिशरी क्या होता है समझ गए. जुडिशरी का रूल क्या है?
जुडिशरी का फंक्शन क्या है, जुडिशरी काम कैसे करती है, वो अब हम जानते हैं। जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें लॉ को इंश्योर करने के लिए, किसी भी डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है ये जुडिशियल रिव्यू के थ्रू होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक्शन हो गया, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, ओके, आप इजिली सह लोगे, आप मुझे नहीं जानते हो, ऑब्वियस आपके साइड से कोई एक्शन होगा, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ये एक्शन होना मैंडेटरी था, ओके फाइन। बट अगर आपके पास आपके साथ कुछ ज्यादा होता है तो आप कहां जाओगे कंप्लेन लेके? वो डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशरी करेगा। तो वो जुडिशरी जब रिजॉल्व करता है उससे पहले वो रिव्यू करते हैं कि अच्छा मैटर क्या था, क्या हुआ था, कहां पे हुआ था, प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ वो फाइनल डिसीजन देते हैं। तो वो फाइनल डिसीजन के लिए क्या है, हमें वो फाइनल डिसीजन क्यों दिया जा रहा है, हमारे पास क्या राइट है जिससे हम जाके वहां पे जुडिशरी के पास कंप्लेन किया और हमें राइट्स के अकॉर्डिंग हमें न्याय मिलेगा। वो राइट्स आता है जुडिशरी के रोल्स में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जुडिशरी एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ओके, लेकिन क्या लॉ को एग्जिस्ट करने के लिए, उनके एक्शंस को भी कंट्रोल करने के लिए एक राइट दिया गया हमें रिट का। अगर हमें लोअर डिवीजन कोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है, हमें हायर कोर्ट में जाना है कंप्लेन लेके, तो हम जा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं ये है कि जुडिशरी जो है वो गार्जियन है। जैसे घर में मम्मी पापा गार्जियन होते हैं, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गया, भाई ने तुम्हारा कोई सामान ले लिया, ऑब्वियस है आप जाओगे किसके पास? पापा के पास, बिकॉज वो गार्जियन है। मम्मा के पास जाओगे क्योंकि वो गार्जियन है। तो ओवरऑल स्टेट, कंट्री, इंडिया के गार्जियंस जो माने गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस का जो गार्जियन माना गया है वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी ये इंश्योर करता है कि क्या प्रोविजंस है, गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट करना या सारे रूल्स लॉ जो मेंशन है उन्हें रिस्पेक्ट करना, वो किसका काम है? जुडिशियरी का काम है। रूल्स में बहुत सारे ऐसे पढ़ेंगे, जैसे जुडिशरी ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। फंडामेंटल राइट्स क्या आज हम पढ़ा रहे हैं, वो हमारा पढ़ना पढ़ाना वो क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री टू मूव वो भी फंडामेंटल राइट्स है। तो क्या आपको लगता है कि प्राइमरी अचीव जो है वो सब जुडिशियल रिव्यूज के अंदर में आता है? जुडिशियल रिव्यू के पास ये पावर होता है कि कैसे कौन सा लॉ वो पास कर रहा है, क्या उनका लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए गए हैं उस लॉ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, लॉ कैसे पाया गया है, वो कब लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। जब जुडिशियरी जो है ये डिक्लेयर कर देता है, जैसे ही आपको पता चलता है, जुडिशियरी को पता चलता है कि नहीं ये सही नहीं है, हम इसमें डिसीजन नहीं पास कर सकते, तो वो कौन देखता है? वो जुडिशियरी जब देखते हैं तो सीधे बता दिया जाता है कि दैट लॉज फाउंड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जब जुडिशरी को वॉइड बता दिया गया है तो इट मीन्स कि वहां पे अब भी दोबारा इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं हम, जो गलत है वो गलत है। जैसे अब हमें रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना जरूरी है। अपहोल्ड का मतलब जो भी इंसेंशियल है, जो हमारे लिए जरूरी है, उसे गवर्नमेंट का या जो भी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट या जो भी सब्जेक्ट्स जो हमारे लिए कोई भी एक्शंस है वो सबको ये होल्ड करके रखता है जुडिशरी। सिटीजन्स के राइट है, बहुत सारे राइट्स है। क्या राइट्स है? सब्जी खरीदना राइट्स है? नहीं, जो भी राइट्स है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपका फ्रीडम वायलेट किया जा रहा है, आपसे कुछ बदतमीजी की जा रही है जहां पे आपकी कोई गलती नहीं है, तो वहां पे आपका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो ओवरऑल सिटीजन्स का जो भी राइट है वो भी जुडिशियरी देखता है। असेंबली में बोलना भी एक फंडामेंटल आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। आपको आपका बोलना या सामने वाले को सुनना पड़ेगा जब आप बोल रहे हो, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग में। तो ये आपका प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं, किसी भी सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो भी कौन रेगुलेट करता है? जुडिशियरी। अब हम ऐसा नहीं है कि हमें कोई पावर दिया गया और हमें अब्यूज कर रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस ऑफिसर है एंड वो क्या करप्टेड है, वो पैसे लेके काम कर रहा है जो उसके अथॉरिटी में नहीं है, दैट इज नॉट मेंशन इन देयर अथॉरिटी, बट वो ऐसा कर रहा है, वो करप्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट ऑफिसर से, तो वो पावर को अपने आउट ऑफ ऑफिस वर्क से वो बाहर वो पैसे ले रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है। अगर कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज भी अगर पावर को एब्यूज करती है तो उसे भी यहाँ पे गलती साबित किया जाएगा, जुडिशियरी के अकॉर्डिंग, लॉस के अकॉर्डिंग, जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग साबित किया जाएगा। जैसे फेयरनेस देना, फेयरनेस मतलब क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इलेक्शन फेयर होता है हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है। तो ये फ्री एंड फेयर का मतलब क्या समझते हो? फ्री एंड फेयर का मतलब क्या है मैं बताती हूँ।
फ्री का मतलब है कि हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो क्या कर रहा है, आप जाओ वोट दो, एंड नो वन नोज हु इज वोटेड फॉर हु। बट ये जो सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो वो इलेक्शंस हो रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चूज कर सकते हो, ये राइट्स हैं हमारे पास, हम सिटीजन्स के पास हैं, आफ्टर या फिर एटलीस्ट एज 18 होना चाहिए। तो वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, क्यों होता है वो, ताकि कोई ना जान सके, सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए कि कौन जो है किसके लिए वोट कर रहा है। बट फेयर का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रहना होगा। मतलब अगर उन्हें पता है कि हमें पैम्पलेट बंटवानी है अपने इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो बंटवा सकते हैं, बट ये भी पता है कि हम उससे रिलेटेड हम पैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वोट मांगने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते। और फेयर का मतलब इलेक्शंस में या हमारे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में फ्री एंड फेयर का मतलब यही है। तो अगर कोई इससे आउट ऑफ जाता है, फ्री एंड फेयर से बाहर जाता है, इम्पार्शियलिटी, अगर कुछ भी वैसा फैक्ट करता है जो बायस्ड है, गलत है, तो उसे भी जुडिशरी देखेगा, रेगुलेट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग सही डिसीजन देगा। कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ करने का काम भी जुडिशरी के पास है। जैसे जुडिशरी गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने पहले ही बोला गार्जियन मींस पेरेंट्स जो आपके सब कुछ देख रहे हैं, जैसे घर में पेरेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफ गार्ड है वो जुडिशरी है। वो भी इंश्योर करता है कि जो भी डिसीजन वो ले वो सही डिसीजन ले, या जो भी वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंदर में डिसीजन ले। लेकिन क्या आपको पता है कि ये भी पावर कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाता है, वो भी जुडिशरी के रूल्स में आता है, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी था कि हमने रूल्स पढ़ा, क्या रूल है, क्या करता है ना। अब काम क्या है उनका, जुडिशरी का फंक्शन क्या है, जुडिशरी के फंक्शंस पे जरा जो डालिया देखिए, फंक्शंस क्या है जुडिशरी का, वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशंस का। गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशंस का देख रेख कर रहा है, जैसे घर में मम्मी पापा करते हैं। लेकिन सेकंड उनका क्या है, कोई भी अगर उनके पास केस आ रहा है उसको वो प्रॉपर जुडिशरी इंक्वायरीज के थ्रू वो देखेंगे कि क्या कहां से केस स्टार्ट हुआ था, क्या इनके डिसीजन लेने चाहिए, वो विथ प्रूफ, और जो भी वो डिसीजन देते हैं उन्हें प्रूफ करना होता है कि वो क्या डिसीजन दे रहे हैं, वो कैसे ये डिसीजन दे रहे हैं। वो भी फंक्शन क्या होता है, जुडिशरी के पास होता है। तो लाइक अगर जुडिशरी सुप्रीम अथॉरिटी पे बैठी है, तो इन द सेंस कि अगर वो कुछ भी पिच कर रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, उन्हें कंफर्म करना होगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंश्योर अगर करते हैं वो डिसीजन, या कोई भी अगर फंक्शन करते हैं, राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी जुडिशरी का है। जैसे लेजिस्लेशन का रूल भी जुडिशरी का काम है। लाइक लॉ बन गया, ठीक है, ओके, लॉ तो बन गया, तो क्या लॉ बन गया, लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है, ये भी कौन देखेगा, जुडिशरी देखेगा। लाइक एप्लीकेशंस ऑफ लॉ, कोई भी जस्टिस दिया जा रहा है, न्याय दिया जा रहा है, वो सब लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट सही से हो रहा है, लॉ जो बने हैं वो सही से बना है या नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये फंक्शंस ऑफ जुडिशरी में मेंशन है। लाइक जुडिशरी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो लॉज को इंटरप्रेट किया, सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स को, जस्टिस जो भी न्याय दे रहे हैं उनका डिसीजन लेना, या जो भी गार्जियंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो सेटलिंग डिस्प्यूट्स करेंगे। जो भी ऑफेंडर्स है जिन्होंने क्राइम किया है, मस्ट पनिशिंग ऑफेंडर्स, बिकॉज कोई मर्डर करके चला जाए और उसे छोड़ दिया जाए तो ऑब्वियस है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर मर्डर करेगा। लाइक वो डर जाते हैं या नहीं डरते हैं, बट जस्टिस का काम यहाँ पे है, जिसने गलत किया है उसे जुडिशरी का फंक्शन है कि वो उन्हें क्या पनिशमेंट देगा। ऑफेंडर्स को पनिशमेंट देने का काम भी जुडिशरी का है। उनके पास ये पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं, हम नहीं पनिश कर सकते हैं। बोला जाता है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून को अपने हाथ में क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो कानून देखेगा, अपने रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देखेगा। दो लोगों में फाइट हो रहा है, ऑब्वियस है सामने वाले के पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा सही है, सामने वाले ने अटैक किया है। सामने वाले पेरेंट्स को भी लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा सही है, सामने वाला अटैक किया है। तो उस चीज में कभी कभी गलत डिसीजन होने की वजह से या गलत कुछ एक्शन होने की वजह से ये लाया गया कि जुडिशरी जो है उनके पास एक पावर है, जुडिशरी के अकॉर्डिंग वो पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, लॉज के को प्रूफ के साथ देख के किसने गलत किया है किसने सही किया, उस अकॉर्डिंग ऑफेंडर्स को वो पनिश करेंगे, जिसने गलती किया करा है उसे पनिश करेंगे। तो जुडिशरी रिव्यू करना, जो भी उनके एक्शंस है वो देखना, वो सब किनका काम होता है, जुडिशरी का होता है। जुडिशरी के काम समझ गए, रूल समझ गए, लेकिन ये जो रूल है उनके वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? लाइक जुडिशरी में जज बन गई एंड ठीक है भाई मेरे पास तो पावर है, अब तो मैं मतलब जो डिसीजन लेना होगा लेगा। अब मान लो मेरे ही फैमिली में कुछ क्राइम हो जाता है, मेरे फैमिली मेंबर में कुछ क्राइम, किसी ने कोई क्राइम कर ले,
कर लिया है तो आप क्या करोगे? मैं तो अब ये सोचूंगी ना कि मेरे घर वाले सेफ रहे, तो मैं तो मतलब अपने घर वालों को सेफ करने के लिए फिर कुछ भी कर सकती हूँ, बट नहीं, दैट इज नॉट राइट। वो मैं नहीं कर सकती हूँ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ उनका सही डिसीजन लेना भी क्या है, जरूरी है। हम किसी फैमिली मेंबर, किसी पॉलिटिशियंस पार्टी के दबाव में आके अपनी जुडिशरी के रूल एंड रेगुलेशन से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जो बात की गई है डेमोक्रेसी में भी, वो इसलिए की गई है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना सही फंक्शन, सही तरीके से काम करने के लिए किया गया है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी दबाव उन्हें नहीं किया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें दबाव देकर अपना काम नहीं करवा सकती है। कोई भी एज एग्जाम्पल मैंने पॉलिटिकल पार्टी का बोला है, कोई भी दबाव देखने तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ताकि वो सही डिसीजन ले सके, वो उनका क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक ऑफेंडर्स को पनिश करना, प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स को, या जो भी लॉज हैं उन लॉज के अकॉर्डिंग सही या गलत डिसीजन लेना। लेकिन किस टाइप के लॉज को? लॉ तो थे, थप्पड़ मार दिया आप चले जाओगे हाई कोर्ट, जज के पास जाओगे कि भाई सर मुझे उन्होंने तो थप्पड़ मार दिया, मुझे न्याय चाहिए, या तो फिर आप मुझे पावर दीजिए कि मैं भी मार सकूं और मुझे कुछ नहीं होगा। ये नहीं होता है एक्चुअली, ये एक शॉर्ट टर्म है। बट जिस लॉज पे जुडिशरी काम करती है वो होता है क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, एंड बहुत सारे ऐसे लॉज मिलेंगे आपको जो जिससे जुडिशरी का क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। जैसे क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या है? क्राइम करना। क्राइम करना इन द सेंस कि कुछ बड़ा एक्शन हुआ है, लाइक मर्डर, है ना, वो क्रिमिनल लॉ में आता है। या जो गिल्टी है, एफआईआर फाइल हो पा रहा है, वो क्रिमिनल लॉ में आता है। सिविल लॉ में जो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइल जो भी केसेस है, या कोई प्रॉपर्टी के साथ हानिकारक हानि पहुंचाया जा रहा है, या आपको मतलब पर्सनली कोई ऐसा इंडिविजुअल्स लैंड, आपका लैंड कोई बेच रहा है गलत तरीके से, वो सब आते हैं सिविल लॉज में। डिटेल में पढ़ेंगे हम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, बट फर्स्टली जुडिशरी का रोल कैसे होता है वो देखते हैं। क्रिमिनल लॉ जो है वो डील करता है उस कंडक्ट के साथ जिसमें ऑफेंसेस होते हैं। ऑफेंसेस किस टाइप के? थेफ्ट, चोरी कर लिया, चोरी करने जाते हैं, रॉबरी, डकैती, मार देते हैं, है ना, वो थेफ्ट भी क्या है, क्रिमिनल लॉ में। उसके भी न्याय को कौन देखेगा, क्या कौन जस्टिस देगा? जुडिशरी देगा। हरासिंग अ वुमेन एक एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट रिड्यूसर्स एंड प्रोटेक्टिंग एक्ट 2013। तो इस एक्ट में एक्चुअली प्रॉपर बताया गया है व्हाट इज हरास टू वुमेन, क्या रेगुलेशन है, क्या पावर्स हैं, क्या रूल्स है, वो सब कुछ उस एक्ट, अलग से एक एक्ट है, उसमें हम बाद में देखते हैं। पहले वो हरासिंग अगर वुमेन, अगर हम उन्हें डॉरी के लिए हरास कर रहे हैं, दहेज के लिए, दहेज एक ऐसी प्रथा है जो कहने को तो बंद हो गई है रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉस के अकॉर्डिंग, बट अभी भी बोले तो क्लियर बंद नहीं है। बहुत ही शर्मनाक है ये सुनना और कहना कि अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग है, या बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो डॉरी की वजह से वुमेन को हरास्ट किया जाता है, मारा जाता है, पिटा जाता है, या उन्हें चोट पहुंचाया जाता है, या तो लास्ट में उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो ये जो सारे केसेस है वो क्रिमिनल लॉ के अंडर में जुडिशरी जो है वो उनको सॉल्व करता है, रिजॉल्व करवाता है। एफआईआर, इसमें क्रिमिनल लॉ में एफआईआर फाइलिंग होता है, बट सिविल लॉ में एफआईआर नहीं फाइल कर सकते। एफआईआर फाइलिंग का मतलब क्या समझ रहे हो? एफआईआर फाइलिंग का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लाइक आप कोर्ट में जाने से पहले, जिसने भी क्राइम जिनके साथ हुआ है, जिसने किया है, वो आप कोर्ट में जाने से पहले आपको क्रिमिनल लॉ में एफआईआर फाइल करवाना होता है। वो एफआईआर फाइल करवाने का मतलब है कि जो भी पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्राइम कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, क्या है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है। जो भी फाउंड, अगर गिल्टी फाउंड होता है तो वो पनिश किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जेल भेजा जाता है। जो भी डिसीजंस होते हैं फिर वो जुडिशरी देखते हैं। बट सिविल लॉ में क्या? सिविल लॉ में क्या होता है? सिविल लॉ में आपको हार्म किया गया, थप्पड़ लगा दिया गया नॉर्मल, आपके लैंड को गलत तरीके से बेच दिया गया है, या कोई मिसयूज किया गया है, या आपके गुड्स को, रेंट को, डाइवोर्स केसेस, ये सब क्या है? ये सब सिविल लॉज में है। सिविल लॉज को देखते कैसे हैं? पिटीशन फाइल किया जाता है, इसमें जो रेलिवेंट कोर्ट जो होते हैं उसमें बस पार्टी इफेक्ट करता है, एंड जो भी उनका रेंट है, जो भी उनका लैंडलॉर्ड है, या जो भी टेनेंट है, वो एक केस फाइल करता है, वो आता है सिविल लॉज में, और उसके फंक्शंस जुडिशरी के पास होते हैं। वो फाइनल रिजॉल्व करेंगे, क्या उनके केसेस का क्या समाधान होता है, वो सब जुडिशरी देखेगा। कोर्ट इसमें काफी टास्क उनके पास होता है ऑलरेडी, बट वो टास्क के अकॉर्डिंग किसको पनिश करना है, किससे कितना फाइन लेना है, क्या पेंडिंग है, वो सब कुछ क्या देखते हैं? जुडिशरी देखता है। फंडामेंटल राइट्स अब हम देखते हैं। लाइक अब हमारे कंप्लेन करने के लिए चले गए, वो राइट है हमारा,
राइट टू फ्री मूवमेंट भी है, बट वो राइट है हमारा, बट एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट्स में क्या है जो हमारे पास है? राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास आजादी है, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, जैसे मैं अभी चल रही हूँ। नहीं, चलना इन द सेंस कि आप एक प्रोसीडिंग से चलो, है ना। एंड फ्रीडम है आपके पास कि आप जा सकते हो एक जगह, आप बोल सकते हो, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन, ये सब क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपके पास कुछ कोई गलत एक्शन हो रहा है, आपके पास ये राइट है कि आप उसके लिए आवाज उठाओ, कंप्लेन करो, ये राइट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जो भी रिलीजन हो, जो भी कास्ट हो, आपके पास अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग फ्रीडम है कि आप अपने फॉलो अप, अपने जो भी रिचुअल्स है आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप कोई भी रिलीजन अगर चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके पास ये राइट है कि आप अगर किसी भी धर्म में हो उसके अकॉर्डिंग या तो आप फॉलो अप करो, या तो अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो वो भी राइट आपके पास है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट देखते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट का मतलब क्या है? आपके पास पढ़ने का राइट, आपको अपने कल्चर्स फॉलो करने का राइट। आर्टिकल्स हैं ये सब में 26 एंड बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में, बट कल्चर एजुकेशन राइट आपके पास है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के राइट्स है। राइट टू इक्वेलिटी का राइट है। राइट टू इक्वेलिटी इसका मतलब क्या है? बराबर। इक्वेलिटी मीन्स क्या? बराबर। बट बराबर क्या? एक पुलिस ऑफिसर और एक काम करने वाला हाउसमेड है जो भी, वो दोनों सेम है, ये राइट? नो। राइट टू इक्वेलिटी का मतलब होता है कि आपके पास वो सेम पावर है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर वो गलत कर रहा है तो उन्हें भी सेम पनिशमेंट मिलेगा। अगर कोई हाउसमेड है या कोई वर्कर है, अगर वो भी कोई पनिशमेंट कर रहा है, कोई भी एक पनिशमेंट ले लो, आप मर्डर का ही ले लो, अगर उन्हें जो पनिश किया जा रहा है वही पनिशमेंट उन्हें भी किया जाएगा। ये राइट टू इक्वेलिटी है। लॉस के अकॉर्डिंग राइट टू इक्वेलिटी रहना वो उसको रेगुलेट करना, राइट टू इक्वेलिटी सबके पास है, वो भी फंक्शंस और में जुडिशरी के आता है, और यही फंडामेंटल राइट हर पर्सन के पास है। आर्टिकल 32 इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। हाई कोर्ट के पास ये आर्टिकल 2226 में ये राइट है हाई कोर्ट के पास कि आप इशू पावर टू इशू रिट, जो मैंने अभी पास्ट मिनट में बताया है कि आपके पास रिट फाइल करने का पावर होता है, हाई कोर्ट के पास होता है, वो आर्टिकल 226 में होता है। आर्टिकल 13 में यह है कि वो कोर्ट को अलाउ करते हैं कि कैसे लॉज डिक्लेयर होगा, क्या फंडामेंटल राइट्स है जो मेंशन है। रोल क्या होता है? प्रमोट करने में ह्यूमन के डिग्निटी को। ह्यूमन डिग्निटी का और फ्रीडम का मतलब क्या है कि जुडिशरी इंश्योर करेगा कि क्या फंडामेंटल राइट्स है उनके, क्या उनकी इक्वेलिटी, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, क्या राइट्स उनके लाइफ और लिबर्टी का। जुडिशियल एक्टिविज्म रोल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्या है? जुडिशरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहीं ना कहीं इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि जो जज बैठे हैं, जो जुडिशरी फंक्शंस पे बैठा, वो भी कोई गलत डिसीजन या पार्शियलिटी ना कर पाए। पार्शियलिटी ना कर पाए का मतलब क्या है कि मान लीजिए, अगर मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हो सकता है वो दबाव में गलत डिसीजन दे दे। गलत डिसीजन दे रहा है तो जिसने गलत किया था वो तो बच गया, बट जो सही था उसके साथ गलत हो गया। तो ये जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है सही फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। पॉलिटिकल दबाव या किसी भी अदर प्रेशर्स में जुडिशरी नहीं आ सकता है। अब हम जानते हैं, अभी तक तो था कि क्या राइट्स है जजेस के पास, कैसे वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। अब ये जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में ये जो जजेस है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लेवल पे, ये एक प्राइमरी गवर्नमेंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। एंड ये इन सुप्रीम कोर्ट जो भी कॉलेजियम है, जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, जो भी कॉम्पोजिशन है वो इसमें मेंशन है। जैसे अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस का क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद, सहमति लेने के बाद वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। चीफ जस्टिस जो है इंडिया के, वो कंसल्ट करते हैं सारे अपॉइंटमेंट से। सुप्रीम कोर्ट कॉलिंग प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं है अपॉइंटमेंट में। हाई कोर्ट जजेस भी अपॉइंट होते हैं इंडिया में, हाई कोर्ट जजेस भी अपॉइंट होते हैं सेम प्रोसेस से। या तो जजेस जो है वो प्राइमरी गवर्नड होता है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच में जो भी अदर सीनियर जजेस हैं कैसे वो अपॉइंट होंगे, वो सब इसमें मेंशन है। लेकिन अगर हम पहले देखें कि हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वही अपॉइंट करता है हाई कोर्ट जजेस को, लेकिन वो भी कंसल्टेट करने के बाद।
किसकी कंसल्टेंट करने के बाद, किससे सहमति लेने के बाद, किसकी सहमति जरूरी होती है इसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, गवर्नर की, या चीफ जस्टिस जो होते हैं हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जो होता है वो इनिशिएट करता है कि कैसे हाईकोर्ट जजेस को अपॉइंट करना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेज इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे उन्हें नेम देना है अपॉइंटेड का, क्या की फीचर्स है कॉलेजियन सिस्टम का, वो देखेंगे हम। लेकिन अब आपको पता है अगर जजेस ने गलत डिसीजन दे दिया, अगर कोई भी जज अगर वो गलत डिसीजन देता है, लाइक वो अदर प्रेशर में आके, पॉलिटिकल प्रेशर में आके, या खुद अपनी मोरालिटी लो होने की वजह से, जो भी रीजन है, अगर जजेस भी गलत करते हैं तो उन्हें रिमूव किया जाता है। ठीक है, इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट के थ्रू का मतलब है उन्हें एक प्रोसेस होता है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1988 में, वो गवर्न करता है कि वो चेक करे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का। उसमें इनिशिएशन होता है कि 100 मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के लोकसभा में, 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं राज्यसभा में, एक मोशन साइन करते हैं। कमिटमेंट होता है, इंक्वायरी होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है उनके लिए भी। तो राइट टू इक्वालिटी का जो वर्ड था ना, वो कहीं ना कहीं आपको यहां से क्लियर होगा कि अगर जो भी कोई भी गलत कर रहा है, हम गलत कर रहे हैं, जजेस गलत कर रहे हैं, वो राइट टू इक्वालिटी भी यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर जज भी गलत कर रहे हैं तो उनके लिए भी सेम पनिशमेंट है, अलग पनिशमेंट नहीं है। तो यही जो है ना राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन करता है कि सबके पास क्या इक्वालिटी के साथ ही सबको जज कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन इम्पार्शियल नहीं ले सकते हैं। तो इंक्वायरी कमिट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, जो भी अदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, और भी ज्यूडिस सब इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर पार्लियामेंट का वोट होता है, अब अप्रूवल होता है 2/3 ऑफ मेंबर से, जो प्रेजेंट होता है, वोटिंग होता है 50% ऑफ मेंबरशिप से। अगर वो टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रोसीडिंग को, अगर वो गलत साबित होते हैं या अगर वो अलाउड नहीं होते हैं, उन्होंने गलत किया है, तो उन्हें भी इम्पीच किया जाता है। जैसे आप बहुत सारे केसेस देखोगे, जस्टिस रामास्वामी 1993, इसमें फाइनेंशियली एक्यूज थे ये, ठीक है, इन्हें मोशन में लाया गया था कि ये वोटिंग जो है वो कुछ गलत तरीके से लिए थे, तो इन्हें क्या किया गया, पनिश किया गया। जस्टिस सौमित्रा सेन जो उन्होंने दिया था गिल्टी ऑफ करप्शन, इम्पीच्ड इन राज्यसभा बट रिजाइन बिफोर लोकसभा। तो ऐसे हैं जो उन्होंने कमेटी को क्लियर किया था सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस के लिए, जस्टिस एस के गंगोल एंड जस्टिस पडला वाला मोशन ड्रॉप किया था आफ्टर कॉन्ट्रोवर्सियल नेटवर्क, जहां पे रिजर्वेशन जो था वो एक्सपेंड था। अब ये तो था कि चलो ठीक है, जजेस का हमने देख लिया, लेकिन ये जजेस का भी एक अथॉरिटी है ना, वो लोअर डिविजन्स में होते हैं, फिर हायर डिसीजन में होते हैं, फिर वो सुप्रीम लेवल पे होता है। तो वो स्ट्रक्चर्स क्या है जुडिशरी का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है पहले, जो सिर्फ सिविल और क्रिमिनल नेचर को देखता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जो डील करता है केसेस के साथ, ठीक है, कंसीडर करता है, अपील करता है, सुनवाई करता है दोनों पार्टी के बीच में, पार्टी इन द सेंस के एडवोकेट से दोनों पार्टी की साइड से लड़ते हैं। फिर वो अगर केस जो है वो डिसाइड हुआ देन ओके, अदरवाइज फिर वो हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है, हाई कोर्ट भी अपील्स को सुनता है, वो पास करता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन। जो भी इशू रिट यहाँ पे किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए वो डील करते हैं केसेस को स्टेट के जुरिस्डिक्शंस के अकॉर्डिंग। एंड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ जुडिशियरी इज द सुप्रीम कोर्ट। इनका फंक्शन होता है कि उनके जो भी डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होता है, लाइक वो फुल्ली इंफॉर्मेशन, फुल्ली डिसीजन होता है, वो सारे कोर्ट पे बाइंडिंग होता है। जो भी डिसीजन उनका होगा वो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सबको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को मूव कर सकते हैं केसेस को किसी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, या ट्रांसफर कर सकते हैं केसेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, अगर उन्हें लगता है कि करना चाहिए देन। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे जुडिशरी का। जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का इस अकॉर्डिंग मेंशन होता है कि जो अगर ओरिजिनल है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि वो सेटल कर रहे हैं डिस्प्यूट्स को जो यूनियन और स्टेट के बीच में हो रहा है, ठीक है। अगर अपीलेट जुरिस्डिक्शन है तो वो अपील हो रहा है लोअर कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से। अगर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि जो मैटर है वो पब्लिक है या इंपॉर्टेंस है लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिखता है। अगर हम रिट की बात करें तो रिट जो है वो इशू करता है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियरी एंड वारंट टू प्रोटेक्ट। जो भी आपका फंडामेंटल राइट्स है प्रोटेक्ट होने के लिए, उसे कौन देखता है, जुडिशरी, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। अब ये सब था हमारा कि जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, रिट फाइल कर दिया। एक स्पेशल पावर होता है जो ग्रांट करता है स्पेशल लिव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर जो पास किया जाता है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब सबऑर्डिनेट जज क्लास 1, सबऑर्डिनेट जज क्लास 2, वो डिवाइडेड होते हैं दो में। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इन मैटर
मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए और मुंसिफ कोर्ट सब जज हाई कोर्ट के लिए। जैसे अगर हम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का देखें तो यही जो चार्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पावर्स, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन को देखने के लिए। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स कहाँ होते हैं? ये आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑलरेडी मेंशन है कि कौन सा आर्टिकल्स क्या शो कर रहा है। उसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 137, 144 जो बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कि वो रिव्यू करे अपने जजमेंट को और ऑर्डर्स को जो भी पार्लियामेंट और रूल्स अंडर आर्टिकल 135 में दिया गया है। आर्टिकल 144 क्या बताता है कि वो मैंडेट करे कि जो भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज है इंडिया में वो इसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रही है या नहीं। तो जुडिशरी एक्टिविज्म ओवरऑल है क्या? आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है। आपका लेजिस्लेटिव गैप ना हो, फिल करे, वो जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है। आपका गवर्नमेंट इंश्योर, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, वो भी आपका फंडामेंटल राइट जुडिशियल एक्टिविज्म में ही आता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है। ये चार्ट से हमारे कोर्ट की, जो अभी मैंने सुप्रीम, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट बताया है, एंड हायरार्की जो होते हैं कोर्ट की वो सुप्रीम, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में दिखता है। पीआईएल हम देखेंगे सोशल एक्शन होता है। ये पीआईएल फाइल कौन कर सकता है कि हर इंडिविजुअल्स के पास है राइट कि वो पीआईएल जाके फाइल कर सके। कोई भी पब्लिक स्पिरिट सिटीजन जो है वो फाइल करता है पीआईएल, लेकिन एक मैंडेटरी केस है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट बिहार, 1979 का ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये फोकस किया गया था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू फ्री लीगल एड, दोनों फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 में आता है या नहीं। केसेस को रिट पिटिशंस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में हाईलाइट किया गया था। प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन डिटेन्ड फॉर, बहुत टाइम से कुछ प्रिजनर्स थे जो जेल में थे बिहार के, और कोर्ट उस पर भी रूल करा था उन्होंने, एंड उन्होंने वायलेट किया था, बताया था कि ये जो है वायलेशन है उनके फंडामेंटल राइट्स का। तो वहां पे भी जजमेंट ने अपना जजमेंट देते हुए कहा कि रिफॉर्म इन इंडिया लीगल सिस्टम, हमें इंश्योर करना है कि बेटर प्रोटेक्शन हो उनके लिए भी जो जेल के अंदर हो या जो ट्रायल प्रोसेस में है। तो फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी आपको समझ में आ गया क्या है। अब आई बिलीव से पहले हम ये जानते हैं कि जुडिशरी पे आपको बिलीव है, नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आप एक बार देखो, अगर आपके पास राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम है, इट मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस में एक मेंशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्या है आपको एक पावर देता है कि आपके पास ये राइट्स है, ये गलत होगा तो आपके पास ये ऑप्शंस है। बट जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, जो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, जो कैसे कोर्ट में फाइल करना है, उसके लिए भी लीगल एड का अपना एक अलग से उनका एक चलता है। जो उनके पीआईएल में ये भी मेंशन है कि अगर जो पर्सन नहीं जाके फाइल कर पा रहे हैं वो किसी और पर्सन के थ्रू अपना पीआईएल या जो भी उनके केसेज है वो फाइल करवा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे खत्म करते हैं जुडिशरी एंड जो भी रूल्स है उनके फंक्शंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, एंड हम बिलीव करते हैं थॉट पे। आई बिलीव दैट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द क्राउन जेवल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। इसका मतलब है सबसे ज्यादा वुमेन के लिए उनका गहना क्या होता है? सोने का हार या जो भी उनकी पसंदीदा चीज हो, जैसे स्टूडेंट का पसंदीदा चीज अभी फोन है, बट जुडिशरी इज द क्राउन जेवल, मीन्स कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ही क्या है उनके लिए सबसे बड़ा गहना है। थैंक यू, एंड हम इसी के साथ खत्म करते हैं जुडिशरी का टॉपिक, एंड थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप शेयर करूंगी। सो ऑल द बेस्ट।